अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा और थोड़ी सी मामूली सी तब्दीली के साथ, क्योंकि मदिया नकवी इज़ लिटिल अंडर द वेदर, लेकिन शो में हमारे साथ शामिल होंगी। उसके साथ हम हैं जनाब आपके सामने शफात अली और मेरे साथ मौजूद है सदफ अब्दुल जब्बार। तो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। लेकिन बाखबर सवेरा आज थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों में आई हूँ और ये मरहला वो है जिसमें हम एक वबा, एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं। तो क्या दिन है वैसे शफात? दिन याद रहते हैं आपको? आज कौन सा दिन है? डेट क्या है? एक दिन की छुट्टी के बाद हम आपके सामने आज बरोज़ पीर शामिल गुफ्तगू हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जी आज बहुत सारे लोग, और रमज़ान मुबारक में अब महज 5 दिन या 4 दिन बाकी रह गए। अगर आज का दिन शामिल करें तो 5 दिन होगा क्या जनाब। हम ज़रा शो में आज जायज़ा लेंगे कि इस वक्त मुल्क भर में और दुनिया भर में जो कोरोना वायरस से जो सूरत हाल है उसको शामिल गुफ्तगू करेंगे। प्लस ताजरान ने, जो मरकज़ी तंजीम है ताजरों की पाकिस्तान में, उन्होंने हुकूमत को अब 3 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन का मजीद वक्त दिया है कि वो कारोबार खोलने के हवाले से कोई हिकमत अमली बनाए, क्योंकि ना सिर्फ जानों को खतरा है बल्कि लॉकडाउन की वजह से मईशत को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पर बात करेंगे और बहुत कुछ है। सियासत भी हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मुत्तफिक होकर इत्तेहाद के साथ इस वबा से लड़ना चाहिए। तो पहले फिर शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। तो जनाब ये थी टॉप स्टोरीज और शफात काफ़ी फासला हो गया है। जी जी, ये सोशल डिस्टेंसिंग का एक बुनियादी असूल हम आपके सामने फॉलो कर रहे हैं बाखबर सवेरा में। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले ज़रा आदाद शुमार पे नज़र डालते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में जो आदाद शुमार सामने आए हैं, कल कोरोना वायरस के हवाले से मुल्क में एक अफसोसनाक दिन था। रिकॉर्ड 20 अमवात एक दिन में रिकॉर्ड जनाब। और अगर हम सूबे वाइज बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 10, सिंध में 8, जबकि इस्लामाबाद और पंजाब में एक मरीज जान की बाजी हार गया। ये वायरस की इब्तिदा से अब तक रिपोर्ट होने वाली अमवात की सबसे ज़्यादा तादाद है, जिसके बाद मुल्क में वायरस से अमवात मजमूई तौर पर 188 हो गई हैं। इसी तरह मजीद सैकड़ों केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। और मौजूदा हालात में फोकल पर्सन बराए कोरोना डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक 2-3 हफ्ते पहले कहा गया था कि 25 अप्रैल तक मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 50,000 हो जाएगी, लेकिन अब जो अंदाजे लगाए गए हैं वो इससे बहुत कम है। प्रोजेक्शंस आज से 2-3 हफ्ते की गई तो उस वक्त ये ख्याल हुआ कि शायद 25 अप्रैल के करीब जो हैं हमारे हो सकता है 50,000 तक भी पेशेंट्स हों। लेकिन जो अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो इससे काफ़ी कम फिगर आ रही है। अपने जितनी जो हमने चीज़ें अब तक सीखी थी इनको मेंटेन करना होगा। स्मॉल परसेंटेज ऑफ कोविड डेथ्स तो शायद मिस हो जाएं, लेकिन ज़्यादातर मेरे ख्याल से ऐसी सूरत में रिपोर्ट हों। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाते हुए डबल सवारी पर जो रियायत दी गई थी फैमिलीज को, सहाफ़ियों को, पुलिस एहलकारों को, अब उस पर से भी जो रियायत है वो ख़त्म कर दी गई है और डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। और इस बार पुलिस एहलकारों, खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, सहाफ़ियों को ये जो दी गई रियायत है ये भी ख़त्म कर दी गई है। इमरजेंसी वाला भी नहीं चलेगा। यकीन करें कि ये जो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं ना, इमरजेंसी वाले मोटरसाइकिलों पे नहीं जाते। एम्बुलेंस मंगवाए, कुछ और बंदोबस्त करें, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी मैं अलाउ नहीं करूंगी। ये डबल सवारी पे कतई पाबंदी है, क्योंकि अब मजीद सख्ती कर दी गई है। उस हवाले से आपने गुफ्तगू भी सुनी। सिंध में मजीद 52 बरामदी सनती यूनिट्स को काम की इजाज़त मिल गई है और सूबाई हुकूमत दुकानें खुलवाने के लिए भी मनसूबा बंदी कर रही है। मार्केट्स खोलने से मुतालिक वज़रा कमेटी ने सिफारिशात भी वज़ीर आला के हवाले कर दी हैं, जो अब वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएंगी। इसी तरह हुकूमत सिंध ने भी पाबंदी से मुस्तस्ना सनतों, कारोबारी इदारों और रेस्टोरेंट्स के लिए NOC और अंडरटेकिंग की शर्त ख़त्म कर दी है। तो इस तरीके से कारोबार, सनती सरगर्मी और रेस्टोरेंट्स का आगाज़ बगैर अंडरटेकिंग के किया जा सकेगा। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद हम देख रहे हैं कि कराची में सोराब गोट के कपड़ा ताजरों ने धमकी दी है कि अगर अगले 2 रोज़ में लॉकडाउन ख़त्म ना हुआ तो सुपर हाईवे पे भूख हड़ताल करेंगे। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हम लोग मांग सकते हैं, न लोग दे सकते हैं। और यहाँ पर हमारे लड़के बाजारे लगाते थे, सारा हफ्ता बाजारे लगाते थे, कपड़े बेचते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। भाई 8 अरब 9 अरब रुपया है उस सिंध गवर्नमेंट के पास, किसको दिया है? अगर 2 दिन के अंदर मेरे मुतालिबात नहीं माने
तो 2 दिन के बाद हम लोग सुपर हाईवे पर तादम मर्ग बुक हड़ताल का ऐलान करते हैं और फिर उस टाइम तक नहीं उठेंगे कि फिर एक बात मैं आपको और बताता चलो कि मैंने सोहराब गुड़ की बात की हुई है और सारे सिंध के कराची लोगों की मैंने बात नहीं की हुई। अगर मैं बुक हड़ताल पे बैठ गया तो फिर वो लोग भी हमारे साथ राब्ते में सब आकर के हम लोग बुक हड़ताल कर लेंगे। और अब अगर उनका खर्चा 4 करोड़ आता है तो फिर उनका खर्चा 4 अरब तक पहुंच जाएगा। और दूसरी जानिब मामून खुसूसी बरातलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि रमज़ान से पहले वज़ीर आज़म छोटे कारोबारी हजरात के लिए पैकेज मुतारिफ कराने जा रहे हैं। वजीर आजम का कोशिश और काविश है कोरोना को भी रोके, लोगों को बेरोजगार होने से भी बचाए। रमजान से पहले वजीर आजम पाकिस्तान छोटे कारोबारी हजरात के लिए एक पैकेज मुतारिफ कराने जा रहे हैं जिससे उनका कारोबार दोबारा अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। मुआवन खुसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने बताया कि अब तकरीबन 6000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि इस वक्त बैरून मुल्क फंसे हुए हैं। उनको वापस लाने के लिए 20 से 28 अप्रैल तक एक ऑपरेशन किया जाएगा और इन लोगों को वापस लाया जाएगा। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। 6000 पैसेंजर इंशाल्लाह मुसाफिर इस हफ्ते पाकिस्तान लाएंगे। 16 से 17 फ्लाइट्स इस हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात से PIA की और कुछ अमारात की परवाज़ें वो हमारे मुसाफिर वापस लाएंगी। बहरीन में हमारे कुछ कैदी रिहा हुए हैं, उनको हम वापस लाएंगे। UK से भी एक फ़्लाइट बरतानिया से हमारी स्केड्यूल हुई है। मलेशिया और सिंगापुर में कुछ पाकिस्तानी फंसे हैं, उनको हमने वापस लाना है। और एक मखसूस परवाज़ ऑस्ट्रेलिया में भी जो लोग हैं उनके लिए भी आएगी। हमारी कोशिश है 6000-7000 हर हफ्ते ला के हम बहुत जल्द तमाम पाकिस्तानियों को वापस ले आएं। पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए ये इंतजामात हो रहे हैं। साथ ही कल एक इजलास हुआ था और उसमें डिस्कशन में ये बात सामने आई थी, एक सजेशन पेश की गई थी कि बजाय इसके कि हम सेक्टर वाइज लॉकडाउन को रिलैक्स करें, वाई नॉट कि हम क्लस्टर ऑफ डिजीज़ के हिसाब से लॉकडाउन को रिलैक्स करें। अगर किसी फैक्ट्री में कोरोना का कोई मुश्तबा केस सामने आता है तो उस फैक्ट्री को बंद किया जाए, और अगर किसी गली में सामने आता है तो उस गली को बंद किया जाए। लेकिन पूरे सेक्टर को खोल देना मेरे ख्याल में ये लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल, और ये एक स्मार्ट लॉकडाउन की भी कहा जाता है इसे। और दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि इसी तरह के मसाइल का सामना है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी यही हो रहा है कि मईशत खोली जाए या फिर आवाम को बचाया जाए। अब क्योंकि हम मुल्क भर के केसेस की बात कर रहे हैं तो ज़रा लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ये एक तशवीशनाक बात है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर है। पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस के जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें से 21% लाहौर से सामने आए हैं। जनाब, मुल्क में पहला केस तो कराची में रिपोर्ट हुआ था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि लाहौर में जो मुतासर अफराद हैं उनकी तादाद कराची से ज़्यादा हो चुकी है। कैंप जेल लाहौर में 50 से ज़ायद कैदी हैं, वो कोरोना से मुतासर हैं। इसी तरह लाहौर के इलाके समराबाद में एक सुपर स्प्रेडर सामने आया जी। एक शख्स ने 39 के करीब लोगों को इन्फेक्ट किया। वो शख्स ट्रेस आउट भी हुआ है। उस हवाले से आपने देखा BBC पे एक स्टोरी भी हुई है बरतानवी नशरियाती इदारे पे। अब इस कॉलोनी में मौजूद तकरीबन 70 घरों समेत इलाके की 6 गलियों को मुकम्मल सील कर दिया गया है, जबकि इर्द गिर्द के रहायशियों को और कोरोना के मुश्तबा अफराद को करंतना में रखा जा रहा है। ठीक है, तो जनाब जब ये सूरत हाल है तो हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे नईम हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नईम, सूरत हाल तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की खबरें आ रही हैं लाहौर से, तो क्या वजह बताई जा रही हैं, क्यों ये तेज़ी से फैला, जबकि कराची में पहला केस रिपोर्ट हुआ और पहले से ही प्रिकॉशंस दिए जा रहे थे उसके बावजूद भी? मैं इसको बिल्कुल इस तरह से ही कहूँगा कि ये पंजाब हुकूमत की ही नेग्लिजेंसी है। यहाँ पर अगर लॉकडाउन की अनाउंसमेंट होती है, दफ़ा 144 का नफाज होता है, उस पर अमल दरामद होते मैंने अभी तक नहीं देखा है। और यही वजह है कि चंद दिन पहले लॉकडाउन पर से जो है वो जुज़वी तौर पर लॉकडाउन खोला गया, मगर लोगों ने उसका इस कदर नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि सड़कों पर, शाहराहों पर रिक्शा देखे गए, चिंची रिक्शाज देखे गए, वैन्स देखी गई, और जबकि जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस पर स्टिल पाबंदी है। दफ़ा 144 का नफाज ज़रूर है लाहौर में, मगर उस पर अमल दरामद बिल्कुल भी पंजाब पुलिस की तरफ से नहीं करवाया जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह का लॉकडाउन है, किस तरह का स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब लाहौरियों ने इस तरह से ले लिया है कि
दुकान का आधा शटर बंद करके या पूरा शटर बंद करके उसको लॉक करके अंदर 20 लोग जो हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं। ये इस तरह का स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है। बार्बर शॉप्स के अंदर जो है वो लोगों को घुसा लिया जाता है और वो कटिंग कर रहे हैं, और पुलिस की गाड़ी जब नहीं नजर आती वो खोला जाता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। मैं अगर आपको आपके साथ चंद फिगर शेयर करूं, सबसे ज्यादा कल इतवार के दिन 182 केसेस जो हैं वो लाहौर में सामने आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो टोटल तादाद हो गई है पंजाब में वो 3686, और सिर्फ लाहौर के 584 जो अफराद हैं वो इस वक्त इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। यहाँ बदकिस्मती से पॉइंट स्कोरिंग से हम आगे नहीं बढ़ रहे। अभी तक ये आपने बड़ी सही निशानदेही की, ये आपने बड़ी सही निशानदेही की। इस वक्त जो आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक लाहौर ने काफ़ी दिनों से, तकरीबन पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से लाहौर लीड पे है, और 20 से 21% केसेस अब टोटल जो हैं कोरोना के मुल्क भर में वो लाहौर से सामने आ रहे हैं। हिकमत अमली गवर्नमेंट की अभी तक वाज़े तौर पे समझ में नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की हिकमत अमली क्या है, कैसे टैकल करना चाहते हैं वो इस बहरान को? मैं तो शफात छोटी सी बात करूंगा, और सीधी बात यह है कि आप पूरे मुल्क की जमातों को एक पेज पर लाने की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि पंजाब में तो पीटीआई की गवर्नमेंट है, कम से कम वो एक पेज पे आ जाए। मुझे तो वो एक पेज पे नजर नहीं आ रहे हैं। 32 वज़रा हैं, 3 एडवाइजर हैं, और 42 के करीब यहाँ पर पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं। ये 82 की कैबिनेट बनती है, और इस वक्त जब से ये कोरोना क्राइसिस आया है, वज़ीर आला पंजाब के अलावा 3-4 नाम मैं आपको मेरे फिंगर टिप्स पे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान, वज़ीर सेहत चूँकि उनकी वजारत है डॉक्टर यास्मीन राशिद, राजा बिशारत वज़ीर कानून, और अभी वज़ीर खुराक जो हैं अब्दुल अलीम खान के अलावा, गवर्नर पंजाब के अलावा, ये सारे लोग पता नहीं छुट्टियों पे चले गए हैं, ये पाकिस्तान में हैं नहीं हैं, ये दियारे गैर में हैं। नहीं, इनके लिए नहीं, एक और सवाल मुझे एक और चीज़ का जवाब दीजिएगा। लाहौर में जो मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं, कराची में जो बैरून मुल्क से जो मुसाफिर आए हैं उनकी तादाद है 69, यानी जो कैरियर साबित हुए हैं, और उनकी वजह से या ओवरऑल जो लोकल ट्रांसमिशन यहाँ पे सामने आए हैं उनकी तादाद तकरीबन 549 के करीब है। अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ जो आदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं वो है कि जो बाहर से आने वाले अफराद हैं जो कि कोरोना कैरियर से, उनकी तादाद है तकरीबन 1200, लेकिन लोकल ट्रांसमिशन जो है वो अंडर 100 बताए जा रहे हैं। आपको लगता है कि आदाद-ओ-शुमार के हवाले से कुछ गड़बड़ है? देखिए, उसमें ज़्यादा तादाद तो बिल्कुल जो आदाद-ओ-शुमार हमारे पास भी आ रहे हैं, और थोड़ी सी जो ARY पहले दिन से जिस जिम्मेदारी के साथ जो है वो सहाफ़त कर रहा है, और हम लोग बिल्कुल एक जिम्मेदारी के साथ फिगर्स दे रहे हैं और किसी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं करना चाह रहे। जहाँ से कोई अच्छी खबर आ रही है वो अच्छी खबर भी सुना रहे हैं, और जहाँ बुरी खबरें हैं वो तो साथ साथ चल रही हैं। लेकिन ज़्यादा तादाद उन्हीं लोगों की है जिनकी हिस्ट्री है कि वो बैरून ममालिक से, उनके ख़ानदान में लोग आए, बैरून ममालिक से आने वाले लोगों से मिले, और उसके अलावा जेल का आपने अभी जिक्र किया, तो जेलों की सूरत हाल काफ़ी ख़राब होती जा रही है। पंजाब की 8 जेलों में अभी तक 94 कैदी जो हैं उनमें कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, जिसमें कैंप जेल लाहौर में जो है तकरीबन 59, सियालकोट में 14, गुजरावाला में 7, डीजी खान में 9 कैदी हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी बात और मेंशन करना चाहूँगा कि टेस्टिंग जो कैपेसिटी है वो अभी बढ़ाई है जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने, और लाहौर में इस वक्त 4000 टेस्ट एक दिन में किए जा रहे हैं, मगर प्राइवेट लैब्स में ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं जहां पर बासानी करवाए जा सकते हैं। मगर प्राइवेट लैब में टेस्ट का जो रेट है वो 8000 रुपया है, जो कि एक आम आदमी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये काम भी नैब ने शुरू कर दिया है। नैब जहां बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ रहा है, वहीं जो है वो डीजी नैब सलीम शहजाद ने वही बात लैब के ऑनर्स को बुला के जितनी कोऑर्डिनेशन होगी उतना बेहतर तरीके से काम हो सकेगा। नईम हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे, और ये तो हम आपको नईम ने हमें फिगर्स भी बताए हैं, वो लाहौर के हैं। लाहौर ज़ाहिर है सूबाई दारुल हुकूमत है पंजाब का, और जहाँ पर रिसोर्सेज भी हैं, इदारे भी फाल हैं, उन शहरों का, उन इलाकों का क्या कहिए जो दूर दराज हैं और जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। ये इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और जैसे कि शफात ने भी पॉइंट रेस किया था कि जो लोकल ट्रांसमिशन के केसेस सामने आए हैं और जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी वो उनमें बड़ा डिफरेंस है। तो ये तायुन कैसे हो रहा है कि भाई जो हम ट्रेजेक्ट्री बना रहे हैं किस बेस पे बना रहे हैं? ये ट्रेजेक्ट्री बहरहाल इस हवाले से तहकीकात की ज़रूरत है, और हो सकता है शायद आने वाले चंद दिनों में ये आदाद-ओ-शुमार अज खुद बेहतर हो जाएं। आगे बढ़ते हैं जी और सिंध की तरफ रुख करते हैं।
जी हाँ, और सिंध में कुछ अलग ही मामला चल रहा है। साथ साथ जहाँ पे कोरोना है वहाँ पर राशन की गैर मुनसिफाना तकसीम एक बड़ा मसला बन चुकी है। शहर शहर एहतजाज हो रहा है। ऐसे में सिंध हुकूमत ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बनाई जाने वाली टाइगर फोर्स को इमदादी सरगर्मियों में शामिल ना करने का फैसला किया है। इस हवाले से सूबाई चीफ सेक्रेटरी के खत से भी लाताल्लुकी का इजहार किया है और सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख ने वजाहत करते हुए कहा कि सिंध रिलीफ ऑपरेशन को कतई तौर पर गैर सियासी रखा गया है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना है कि जो रिलीफ ऑपरेशन जारी है उसमें पीपल्स फोर्स के कारकुनों को शामिल किया जाए। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब ने फैसला किया है, चीफ सेक्रेटरी साहब को खत लिख रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, हमने पीपल्स फोर्स बनाई है। इस तरह से टाइगर फोर्स हिस्सा लेगी, वैसे ही हमारे नौजवान भी जो है वो हिस्सा लेना चाहते हैं और उम्मीद है कि उनको जितना भी ये कोरोना के खिलाफ जंग है उसके अंदर बिल्कुल उसी तरह से जैसे टाइगर फोर्स को हिस्सा लेने दिया जाएगा वैसे ही पीपल्स फोर्स को भी हिस्सा लेने दिया जाएगा। सियासत से बालातर है और हमारी फोर्स जो है वो भी सियासत से बालातर होगी। और इस मामले पर मामले खुसूसी उस्मान डार ने भी रद्द-ए-अमल दिया। कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी सूबों को सौंप दी है। सिंध हुकूमत को इस मामले पर खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने जो फैसला किया है कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के साथ मिलकर सिंध में काम करने का, मैं उनके इस फैसले को खैर मकदम करता हूँ और मुझे सिंध हुकूमत से इस ऐसे ही फैसले की तवक्को थी और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ ये टाइगर फोर्स किसी भी सियासत से किसी सियासी जमात से बालातर होकर कौमी जज्बे के लिए और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए काम करेगी और इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर इस कोरोना का मुकाबला करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा, सिंध हुकूमत ने वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स को रिलीफ मुहिम में अब शामिल ना करने का फैसला किया है। उस्मान डार साहब कहते हैं कि जी आप सिंध हुकूमत जो है ना इस मामले में बिल्कुल तकसीम का शिकार है। क्या वाकई ऐसा है? हुकूमत सिंध का रवैया जो पहले कह रहे थे गैर सियासी होना चाहिए, अब इस हवाले से उन्होंने सियासी स्टांस ले लिया, क्या कहेंगे? टाइगर फोर्स के उस इशू पर सिंध हुकूमत या सिंध कैबिनेट में कोई इख्तलाफ या कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये ज़रूर है कि टाइगर के फोर्स के नाम पर मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हम समेत हम सबको ये ज़रूर थोड़ी सी रिजर्वेशंस थी, जो हमने हमेशा कहा है कि इसका अगर नाम चेंज होता तो मज़ीद बेहतर था। लेकिन अगर कोई भी नाम है, अगर वो वॉलंटियर काम करते हैं और उसमें आकर लोगों की खिदमत करते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं और हम उन्हें ऑन बोर्ड रखेंगे और जो नोटिफिकेशन है वो निकला हुआ है और उसके तहत वो आएँ काम करें, फैसिलिटेट किया जाएगा। जो भी किसी की खिदमत करना चाहते हैं, किसी की भलाई के काम है तो उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी और सिंध गवर्नमेंट में कोई इस तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। इम्तियाज़ शेख साहब से किसी ने फ़ोन पे बात की थी, वो रास्ते में थे तो उन्होंने कोई इस तरह की बात की है। वो इसी वजह से ये सबका एतराज़ था टाइगर फोर्स के नाम पर, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि ये पीटीआई की झेली तंजीम थी। जब इलेक्शन थे उस वक्त इनका नाम लिया गया था, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, साथ में ये भी बताइएगा क्योंकि कल वज़ीर आला ने बताया कि जो सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद वो कल रिपोर्ट हुई है। एक दिन में 8 मरीज जाँ बहक हुए, जबकि 24 घंटों में, और ये हम सिंध की बात कर रहे हैं, 182 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। दीगर सूबों की निस्बत देखा जाए तो यहाँ पर पहले लॉकडाउन हुआ और सख्त तरीन लॉकडाउन हुआ, उसके बावजूद ये सूरत हाल क्यों है? इस पर बहुत बहस तलब ये हो जाएगी बात, लेकिन हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि हम प्रॉपर काम कर रहे हैं और हमने सही टेस्ट जो है वो कर रहे हैं। पंजाब में अल्लाह करे और दीगर सूबों में भी बहुत कम लोग हों, लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि हम इस बात से मुतमिन नहीं हैं कि हम समझते हैं, मे भी हम लोग समझ हमारी गलत हो और अल्लाह करे गलत हो, कि पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में या दीगर जगहों पर टेस्ट प्रॉपर जो है वो नहीं हो रहे। हम लोग मुकम्मल तौर पर एक तरीक़ेकार को अडॉप्ट करते हैं। आपने देखा कि इसी वजह से WHO ने भी कहा कि सिंध गवर्नमेंट में जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है वो बिल्कुल अप टू मार्क है। अब मैं तनकीद नहीं करना चाहता दीगर सूबों की कारकर्दगी पर,
मैं छोटी सी मिसाल ज़रूर आपको दे दूंगा कि जो NDMA की तरफ से हमें टेस्ट किट्स मिली थी, जिनको हमारे टेस्ट किट्स के ऊपर बहुत तफसील से बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो मामला है वो ये है कि आपने जैसे जो अपने इकदाम उठाए हम उसके हवाले से बात करते हैं। डबल सवारी पे पाबंदी अब थी, उसको मज़ीद सख्त कर दिया गया है, मज़ीद सख्ती बढ़ाई गई है। क्या वजह है? कोई ऐसा कोई मामला सामने आया है कि डबल सवारी की वजह से कोरोना केसेस सामने आए? क्योंकि ज़ाहिर गरीब आदमी की सवारी है। साथ ही अब ये बताइएगा कि ताजरों के हवाले से क्या मुशावरत हुई है? घरों पे रहें, बाहर ना निकलें, हम तो कहते हैं शुरू से। और अगर कोई बहुत ही एमरजेंसी है तो आप निकल रहे हैं तो वो अंदाज़ा हो जाता है लॉ इन्फोर्समेंट वालों को, जो इन्फोर्सर हैं रोड पे खड़े हुए पुलिस और रेंजर्स और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट वाले, कि ये ज़रूरी काम से निकले हैं या वैसे ही चक्कर लगाने निकले हैं। तो जो चक्कर लगाने निकलेंगे उनके साथ और कोई सज़ा तो है नहीं, ना उनकी मोटरसाइकिल जब्त करेंगे, ना उनकी चालान करेंगे, ना उनको गिरफ्तार करेंगे, बल्कि बहुत इजी CM साहब ने एक हल निकाला है कि जो 2 जने हैं उनका जो एक को उतार लेंगे, उसका मोबाइल दूसरे को दे देंगे, जो होगा मोटरसाइकिल चलाने वाला, वो चला जाए, उसको 1-1.5 घंटा बिठा दिया जाएगा डिस्टेंस से, जितने भी अगर वहाँ पे आते हैं इस तरह के लोग, और 1.5-2 घंटे के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। तो थोड़ी वॉक हो जाएगी, सेहत उनसे कुछ बेहतर हो जाएगी। लेकिन मामलात ऐसे हैं, आवाम को भी समझना चाहिए, लेकिन मुश्किलात तो बहरहाल हो रही हैं। अब ज़रा रमज़ान की बात करें, क्योंकि रमज़ान बिल्कुल करीब है। ये तो तय पा गया कि बाजमात नमाज किस तरीके से अदा की जाए, तरावी पर कैसे लाहे अमल सामने आया है इस हवाले से, लेकिन इस पर जो SOPs जारी हुए, अमल दरामद का जो तरीका है उसको यकीनी की बनाने के लिए तरीका कार क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाएंगे? सबसे बात हुई है, जितनी भी ताजिर तंजीमें हैं या दीगर बड़े बिजनेसमैन हैं, हम चाहते हैं कि उनका ख्याल रखा जाए। सिंध गवर्नमेंट ने जो उनके टैक्सेस हैं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के, एक्साइज के, वो सब उनको उनमें बहुत बड़ा रिलीफ देने का ऐलान किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने। उसके अलावा कोशिश कर रहे हैं कि छोटे ताजरों को लोन भी दें, और फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा है कि वो इंटरेस्ट रेट जो है बैंकों का और मज़ीद कम करें और इजी तौर पर रीशेड्यूल करें और उनको मज़ीद सपोर्ट दें, और टैक्सेस में भी उनको रिलीफ दिया जाए। नासिर हुसैन शाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और यकीनन ये बड़ा एक मामला है कि रमज़ान में, क्योंकि ये एक फेस्टिव सीज़न होता है रमज़ान मुसलमान कंट्रीज़ में, और यहाँ पर तरावी और नमाज़ों का बड़ा अहतमाम किया जाता है, तो ऐसे में ये मुश्किल वक्त है, लेकिन इसके लिए मिलाहे अमल शफात तय कर लिया गया। देखते हैं उस पर अमल दरामद के सतह को तय। आवाम से भी अपील है कि आप भी ताउन कीजिए, आपके ताउन के बगैर ये नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, कल को हमने कुछ वीडियोस भी देखी, कुछ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस सर्कुलेट हुई हैं कि कुछ मसाजिद में अब वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल कोशिश की जानी चाहिए। इसके जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है, नूरुल कादरी साहब ने कहा है कि वो रमज़ान की इबादत अपने घर पे करेंगे, तो कोशिश की जानी चाहिए कि इन इबादत को जहाँ तक मुमकिन हो, हद्दुल वसा ये कोशिश होनी चाहिए कि इज्तिमा से इज्तनाब किया जाए। आगे चलें जी, आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी अनोखी स्टोरी की तरफ आपको लेके चलते हैं, और वो है जनाब के एम्बुलेंस को इस्तेमाल किया गया गुटखा स्मगल करने के लिए। गुटखा स्मगल करने के लिए। मतलब शवाद एक सेकंड, यानी कि इस वक्त हम एक ऐसे पूरी दुनिया इस कोरोना से निपटने की कोशिश कर रही है, किसको पड़ी है गुटखा खाने की? जी जनाब, जरूरत इजाद की मां, और बलूचिस्तान से एम्बुलेंस में गुटखा कराची मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। गिरफ्तार मुलजमान का कहना है कि जी उन्होंने मजबूरी में ये काम किया और उनको माल सोहराब गोट कराची पहुंचाने के लिए कहा गया था। मरीज़ की एक्टिंग कर रहा था, घर के वसाइल बहुत ख़राब थे, इसलिए मजबूरी से मैं आया, और मेरी 1000 रुपये दिहाड़ी है इस काम की, और मेरा काम बंद हो चुका था, इसलिए मैं आया हूँ। मैं ड्राइवर हूँ भाई, मेरे को ये माल कहा था सराबकोट पहुँचाने के लिए। 2 गाड़ी इनके पास होती है, कभी कार में जैसे सेटिंग होती है, अभी इन्होंने एम्बुलेंस की सेटिंग बनाई हुई है और एम्बुलेंस में माल जा रहा था इनका। यानी कि कोरोना कम नहीं है, उससे लोग बचना चाह रहे हैं, यानी कि आप किसी सरफेस को टच करते हुए डर रहे हैं, हाथ मिलाते हुए डर रहे हैं, आप फासला रख रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, मतलब क्या प्रायोरिटीज़ हैं हमारी, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। इससे ये कांट गेट इट, प्रायोरिटीज़ की बात है। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कि रमज़ान मुबारक में बाजमात नमाज और तरावी के लिए क्या SOPs तय किए गए। छोटे से ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। और कोरोना वायरस ने जहां इतनी तबाही मचाई हुई, वहां पर ये कोशिशें की जा रही हैं कि इसका इलाज दरियाफ्त किया जाए, वैक्सीन बना ली जाए। उसके लिए इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक सर जोड़े बैठे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं और अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने प्लाज्मा से मुतालिक पाकिस्तानी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज के तहकीक को रजिस्टर कर दिया है, जो इस सिलसिले में काम करने वाले तिब्बी माहिरीन और साइंसदानों की खिदमात की महारत का मुंह बोलता सबूत है। NIBD ने FDA को प्लाज्मा तकनीक रजिस्ट्रेशन के लिए भेजी थी, जिस पर FDA ने न सिर्फ प्लाज्मा से इलाज का क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल रजिस्टर कर लिया है, बल्कि प्लाज्मा टेक्निक प्रोटोकॉल से आलमी इदारे सेहत को भी आगाह कर दिया है। याद रहे कि किसी भी तिब्बी टेक्निक को मरीजों पर इस्तेमाल करने से कबल उसकी कुछ अप्रूवल्स लेनी होती हैं और ये एक WHO का भी प्रोटोकॉल है और उसमें FDA बहरहाल एक बड़ा की फैक्टर है उनकी अप्रूवल। और अब चूंकि मुतालिका इदारों से जब इसकी मंजूरी हो जाएगी तो फिर इसको बाकायदा ज़ाब्तों से गुजारने के बाद इसका जो ट्रायल है जो इसका इस्तेमाल है वो इंसानों पर शुरू कर दिया जाएगा। NIBD के सरबराह ताहिर शमसी साहब इस हवाले से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर साहब हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर ताहिर साहब, पहले तो ये बताइएगा, बहुत बड़ी लीप है कोरोना वायरस के इलाज के हवाले से। फाइनली आपने हमारे ही प्रोग्राम में इस हवाले से सबसे पहले बात की थी और उस वक्त हमने आपसे सवाल पूछा था कि सर टोटल अभी उस वक्त तक 7 मरीज कोरोना वायरस से सेहतियाब हुए थे। माशाल्लाह उनकी तादाद 2000 से तजावज़ कर गई है। तो क्या अब हमारे पास इनफ लोग हैं कि अब हम उनसे प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके लोगों के ऊपर बाकायदा तौर पर इसके ट्रायल शुरू कर सकें? और शुक्रिया शिफात, यस बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमें इजाज़त मिली है 1 हफ्ता हो गया, उस 1 हफ्ते के दौरान कई लोग आए जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट करना शुरू कर दिया है। अब क्योंकि तादाद बढ़ती जा रही है तो हमें वो लोग चाहिए हैं जिनकी आखिरी जो कोरोना का PCR का टेस्ट नेगेटिव आए हुए 2 से 3 हफ्ते गुजर चुके हों। वो लोग होंगे जो कि प्लाज्मा के हकीकी डोनर बनते जाएंगे और जैसे जैसे टाइम गुजरते जाएगा वैसे वैसे इन लोगों की तादाद में इजाफा होता जाएगा और इसकी ज़रूरत यकीनी तौर पे, क्योंकि देखिएगा कि ये क्लिनिकल ट्रायल है और क्लिनिकल ट्रायल के लिए प्लाज्मा चाहिए अभी फिलहाल। अभी ये हमने कभी नहीं कहा और हम अभी भी नहीं कह रहे कि ये कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है, दुनिया में कहीं भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है ये क्लिनिकल ट्रायल के तौर पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये इसके ऊपर काम हो रहा है। और जो ये आपने भी खबर चलाई और दूसरे लोगों ने भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई कारनामा हो गया है। FDA के साथ रजिस्ट्रेशन इज अ नॉर्मल प्रोसेस जो किसी भी क्लिनिकल ट्रायल करने वाले इंसान को अपने काम को सारी दुनिया को बताने के लिए उसकी समझ लें कि ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी होता है। और वही काम हमने किया कि क्योंकि हम एक काम करने जा रहे हैं, काम शुरू कर दिया गया है, तो ये दुनिया के जो मुस्तनद इदारे हैं वहाँ पर अपना प्रोटोकॉल हमने दे दिया, उन्होंने रजिस्टर कर लिया। अब ये वहाँ पर उनकी वेबसाइट पे इसी हफ्ते में बुध वाले दिन से दस्तयाब हो जाएगा। कोई देखना चाहे, पढ़ना चाहे, डाउनलोड करना चाहे वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। कोई अपने मरीजों को इस ट्रायल में रजिस्टर कराना चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से से तो वो इस ट्रायल में रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है। ये एक नॉर्मल तरीक़ाकार है, कोई इसके अंदर गैर मामूली बात नहीं, कोई कारनामा नहीं है। सही। अच्छा सर, लेकिन साउथ कोरिया की अगर मिसाल लें, जिनके पास गुज़िश्ता 4-5 दिन से कोरोना पेशेंट जो हैं वो सिंगल डिजिट में आ रहे हैं, क्या वहाँ भी इस टेक्निक को इस्तेमाल किया गया है या किसी दूसरी टेक्निक की तरफ गए हैं वो लोग? वो नहीं, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया इस बात के ऊपर वो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और जो आइसोलेशन वाला मामला है उसके ऊपर जोर दिया है। उसके बावजूद वहाँ पे भी हज़ारों में तो मरीज चले गए लेकिन अब वो काबू में आना शुरू हो गया। उनका जो कर्व है ना वो जल्दी ही प्लेटू हो गया और प्लेटू होने में भी 2 महीने लगे सर्टेनली, कई 100 बात भी हुई है लेकिन ये काबू में करने की सबसे अच्छी मिसाल सिंगापुर की और साउथ कोरिया की मिसाल है जिन्होंने बहुत जल्दी इसको कंट्रोल किया है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अब जो पैसिव इम्यूनाइजेशन के तरीका इलाज के लिए मजीद कौन से मराहिल अहम हैं, क्या कोई रुकावटें भी इसमें पेश आ रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि सारी जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स और सारी लोगों को ऑन बोर्ड लेने में ये सारे के सारे 3 हफ्ते लगे हैं, हमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और ये इसके चीज़ से करस्पॉन्ड कर रहा है कि जब अब हम पिछला पूरा हफ्ता देखा कि रोज़ाना 500 अफराद के आसपास नए पेशेंट रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं, तादाद में इजाफा होना शुरू हुआ है, तो हम भी करीब
वहाँ पहुँच गए हैं कि जहाँ पे हमने प्लाज्मा जमा करना शुरू कर दिया है, और मुल्क के किसी भी हिस्से में से कोई डॉक्टर अपने मरीज को इस क्लिनिकल ट्रायल में शामिल करना चाहे तो प्लाज्मा हमारे पास दस्तयाब है। जब तक कि उनके करीबी शहर में से प्लाज्मा, उनके सूबे से प्लाज्मा नहीं होता तो हम देने को तैयार हैं, और हमारे यहाँ से कराची से सप्लाई हो जाएगा, नो इशू। ठीक है, तो ये अब जो काम है करने का, अब ये सेंटर्स आज के दिन जामशोरों स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे प्लाज्मा की कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। लाहौर, पेशावर और सक्खर, ये उम्मीद है कि इसी हफ्ते में वहाँ पे प्लाज्मा की कलेक्शन शुरू हो जाएगी, और मरीजों को, जिस मरीज को भी ज़रूरत पड़ती है, तो कोरोना के जो रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं पूरे मुल्क में हुकूमतों की तरफ से, वहाँ पे दाखिल मरीजों में से जो इस प्रोटोकॉल का हिस्सा बनने के काबिल हुआ उसको बना दिया जाएगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने खुद अपने तौर पे भी बहुत सारे ऐसे रिकवर्ड पेशेंट से रब्ता करने की कोशिश की कि हम उनको सामने लाएं और वो लोगों को आके अपने हालात बताएं जो जिस तरह से उन्होंने रिकवर किया। लेकिन इस प्लाज्मा डोनेशन के लिए मैं चाहूँगा कि सर एक दफ़ा आप अपील करें उन तमाम मरीज़ों से जो सेहतियाब हो चुके हैं कि वो सामने आए, और ये जो नंबर हम अपनी स्क्रीन पे चला रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके अपना प्लाज्मा डोनेशन अगर वो देना चाहें। जी जनाब, मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म से ये मैं पूरे मुल्क में रहने वाले उन लोगों को जो कोरोना वायरस से रिकवर होके और घर जा चुके हों या घर में ही रहे हों और उनका कोरोना का टेस्ट RT-PCR नेगेटिव आ चुका हो, ये अपील करता हूँ कि आप इस नंबर पे जो यहाँ पे चल रहा है इस वक्त, उस पर रब्ता करके अपना नाम लिखवाइए और उनसे अपनी तफसील बता के और प्लाज्मा डोनेशन की डेट दे दीजिए। ये नंबर है 0333297639, ये नंबर है। और ये लाजमी है कि आपका आखिरी टेस्ट नेगेटिव आने के 2 से 3 हफ्ते के बाद आप प्लाज्मा देने के काबिल हो सकेंगे। आपको तारीख दे दी जाएगी, अगर फौरी तौर पे आज या कल में आप अगर देने के काबिल नहीं है तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी तारीख को कितने बजे आपने आके अपना प्लाज्मा देना है। तो आपके करीब तरीन सेंटर को भी बता दिया जाएगा कि आप प्लाज्मा कहाँ पे देंगे, और अगर आप कराची या जामशोरों में आके देना चाह रहे हैं फिलहाल सिंध वाले, तो बिस्मिल्लाह, आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। अगरचे इतवार का छुट्टी थी, लेकिन कुछ डोनर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि वो इतवार को ही अवेलेबल है, इतवार को देंगे। तो कल गुजरी हुई कल हम लोग कल शाम को आए और सब उन लोगों का जो डोनर थे उनका प्लाज्मा इकट्ठा किया। तो उसके लिए हमारे पास दिन रात बराबर है और हम कभी भी किसी वक्त भी लोगों की सहूलत के मुताबिक प्लाज्मा डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनन आपने बड़े भरपूर तरीके से लोगों को ये बात समझाई भी है। और जो डोनेशन करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, डोनर्स हैं जो वो रब्ता कर सकते हैं, नंबर्स भी मौजूद हैं स्क्रीन पर। और ये वो तरीका है, ज़ाहिर है मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाए जा रहे हैं इसके इलाज के लिए और किसी भी तरीके से इसके सद्देबाब के लिए। वो सिचुएशन आपके सामने हमने रखी, डॉक्टर शम्सी की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ज़रा कुछ दुनिया में इस वक्त कोरोना क्या कर रहा है इस हवाले से आपको बताएं कि कोरोना के मरीज़ों की तादाद 24 लाख से ज़ायद हो गई है, जबकि ये वबा अब तक 1,65,000 से ज़ायद जिंदगियों को निगल चुकी है। अमेरिका की अगर हम सिर्फ बात करें तो वहाँ पर कोरोना वायरस से 40,000 से ज़ायद अफराद हलाक और 7,62,000 से ज़ायद मुतासर हैं। इटली में कोरोना वायरस से 23,000 से ज़ायद अमवात हुई, जबकि 1,78,000 से ज़ायद मुतासर हुए। स्पेन में वायरस से 20,000 से ज़ायद अमवात हुई, 1,98,000 से ज़ायद मुतासरीन हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उस इदारे के हवाले से बात करेंगे जो कि कैंसर के हवाले से तो पेश है ही, और अब कोरोना के हवाले से भी उसने खिदमत का बीड़ा उठा लिया है। छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब, और बात करेंगे शौकत खानम अस्पताल की। इसने कौम की खिदमत में हमेशा अपना हिस्सा डाला है और एक बार फिर मुल्क को कोरोना की वबा का सामना है, और मुश्किल की इस घड़ी में वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए शौकत खानम अस्पताल इस साल कोरोना वायरस और कैंसर जैसे 2 महाजों पर मसरूफ़ अमल है। शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल में कोरोना स्क्रीनिंग कैंप कायम किया गया है, जहाँ टेस्ट की सहूलत भी मौजूद है और हर मरीज़ का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे 70 से ज़ायद टेस्ट किए जा रहे हैं और इस्तेदाद को बढ़ाने पर काम जारी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर है शौकत खानम हॉस्पिटल के। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो बताइएगा सर, कैसे मुकाबला कर रहा है शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल इस हवाले से?
अस्सलामुअलैकुम जी, शुक्रिया। सो शौकत आलम, जैसे आपने कहा, इस वक्त कैंसर और कोरोना दोनों महाज़ों पे जंग लड़ रहा है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये थी कि हमारे कैंसर के जो मरीज़ हैं वो सेफ़ रहें, उनको इस बीमारी से बचाने का हमने सोचा। इसलिए हमने कुछ उनके जो ट्रीटमेंट थे वो जल्दी किए ताकि वो ख़त्म हो सकें। जो इसेंशियल या इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं थी उनको थोड़ा सा डिले किया। साथ साथ हमें ये ख़तरा था कि क्योंकि उनकी क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है तो उनको अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुई तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी। तो उनके लिए हमने अपना ICU जो है, इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट, वो बढ़ाया। 11 से 35 बेड पे उसको ले गए और एक ख़ास कोविड आइसोलेशन वार्ड भी हमने बनाया हॉस्पिटल में ताकि उनको दाखिल कर सकें। इसके साथ साथ हमें ये भी था कि हमने जो मुल्क भर में बीमारी फैली हुई है उसमें भी मदद करनी है। तो हमने जो कैंप आपने शुरू में बताया भी अपने ग्राउंड्स में इस्टेब्लिश किया, वो सिर्फ हमारे अपने मरीज़ों के लिए नहीं बल्कि कोई भी अगर लाहौर से कहीं से भी आए तो वो उसमें आ सकता है। डॉक्टर्स उनको असेस करते हैं, टेस्ट करते हैं, कोविड का अगर टेस्ट करना हो वो भी करते हैं। ये सारा तमाम बिल्कुल फ्री है। शौकत खानम अपने रिसोर्सेज से ये कर रहा है। और अगर वहाँ पे कोई मरीज़ ऐसा हो जो बीमार ज़्यादा हो, उसको दाखिल करना पड़े तो उनको वहीं से दाखिल भी कर दिया जाता है। वो भी ट्रीटमेंट अगर वो अफोर्ड ना कर सकें तो वो भी कम्प्लीटली फ्री है। अच्छा, तो आप फिर बता के सकते हैं अंदाज़न, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो टेस्ट हो रहे हैं प्राइवेट लैब्स में भी हो रहे हैं, सरकारी सतह पर भी हो रहे हैं, तो मरीज़ अंदाज़न कितने आ रहे हैं? क्या ये सिचुएशन अलार्मिंग है? इस पर क्या आप हमें बता सकते हैं? जी, सो मरीज़ काफ़ी आ रहे हैं। सिचुएशन सीरियस तो है बिल्कुल। हमारे कैंप में 120 से 150 तकरीबन रोज़ाना मरीज़ आते हैं। 24 घंटे कैंप खुला होता है। डॉक्टर्स और नर्सेज हर वक्त ड्यूटी पे हैं वहाँ पे। इस वक्त हमारे कोविड वार्ड जो है वहाँ 7 मरीज़ दाखिल हैं और इंतहाई निगहदाश्त की जो यूनिट है उसमें 3 कोविड के पेशेंट्स इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं। जैसे मैंने कहा 35 वेंटिलेटर के बेड हैं हमारे पास। सो पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन नंबर्स कुछ बढ़ रहे हैं। अच्छा, सर ये बताइएगा कि इस वक्त कोविड के लिहाज से, कोविड के हवाले से जो एक तनकीद आ रही है वो ये कि पंजाब में हमने देखा है कि प्राइवेट लैब्स के पास केसेस ज़्यादा गए हैं, उनके टेस्ट ज़्यादा हुए हैं और इसकी वजह से जो सैंपल कलेक्ट हुआ है पंजाब से, जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसके हवाले से इतराज़ उठाया जा रहा है कि वो इतना रिलायबल नहीं है। आपका वर्जन जानना चाहूँगा सर इस हवाले से। मैं पूरे पंजाब का तो शायद डेटा नहीं आपको एक्सप्लेन कर सकूंगा, लेकिन सर्टनली मुल्क भर में ही मेरे ख्याल से टेस्टिंग शुरू में ज़रा स्लो थी, अब बढ़ रही है दिन ब दिन। और अब रिसेंटली काफ़ी किट्स भी और आई हैं मुल्क भर में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं मेरे ख्याल से। प्राइवेट सेक्टर का अगेन, हम प्राइवेट हॉस्पिटल ज़रूर हैं, लेकिन हमने जो 3500 टेस्ट किए हैं अभी तक उसमें से 2900 हमने कम्प्लीटली फ्री किए हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने हमें कुछ किट्स दी, उनके सैंपल हमने फ्री रन किए, उनको कोई चार्ज नहीं किया। और जो कैंप में हमारे मरीज़ आते हैं उसमें भी 620 के करीब हम टोटली फ्री कर चुके हैं टेस्ट अभी तक, जिसकी तकरीबन 45 लाख रुपया कीमत है और जो हमारे हॉस्पिटल के फंड से ही पे हुआ है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ज़ाहिर है हालात ऐसे हैं और आप कैंसर के महाज पर भी शौकत खानम लड़ रहा है और यहाँ पर भी टेस्टिंग के हवाले से बताया गया कि वो भी की जा रही। खुद आप क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या आवाम क्या ताउन करे और किस तरीके से शौकत खानम की मदद की जा सकती है, क्या ताउन किया जा सकता है? जी, सो हमारा हॉस्पिटल जैसे आपको पता है 75% से ज़्यादा हर साल हम कैंसर के जो मरीज़ होते हैं उनका बिल्कुल फ्री इलाज करते हैं। इस साल हम सिर्फ वो नहीं कर रहे बल्कि कोविड का भी इलाज कर रहे हैं और फ्री कर रहे हैं जो लोग पे ना कर सकें उसके लिए। सो हम अपील करते हैं अपने डोनर्स, दोस्तों को, सपोर्टर्स को कि हमें हमेशा की तरह याद रखें अपनी ज़कात और एहतियात देते हुए। आगे रमज़ान का महीना आ रहा है जिसमें ज़्यादातर साल की जो ज़कात होती है हम इसी के दौरान जमा करते हैं। इस साल और भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ होंगी देने के लिए, तो हम यही लोगों को याद कराना चाहते हैं कि हमारी नीड जो है वो पहले से कम नहीं बल्कि ज़्यादा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर के मरीज़ और कोविड के मरीज़ों का दोनों का इलाज कर सकें। इसके अलावा जो जनरल हम अपील करेंगे सारों को ही मुल्क भर में कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ़ करना, हाथ धोना, वो चीज़ें सारी जारी रखें। लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स हो रहा है लेकिन कम से कम
बाहर निकले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर यूसुफ हमारे साथ थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खान मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर हमें इस हवाले से आगाही फराहम करने का। और वक्त आ गया है कि हम वो तमाम मुखैर हजरात, वो तमाम अस्पताल, वो तमाम इदारे जो कि कोविड-19 के हवाले से एक कदम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। हम इस साल रमज़ान की आमद है, लोग अपने ज़कात और अपने अतियात जो है वो इस वक्त में निकालते होते हैं, तो कोशिश की जाए कि इन लोगों तक पहुंचाया जाए अपनी ज़कात और अपने एहतियात को कि जो एक कदम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली ये ज़रूरी है और इससे ना सिर्फ लोगों की मदद हो जाएगी बल्कि नेकी का अमल भी जारी रहेगा। अब क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ आइसोलेशन की बात हो रही है तो कुछ सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। हम शायद इतना अपने इंटरनेट को हमने यूज़ नहीं किया होगा जो अब यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते। तो ऐसे में कुछ वीडियोज़ आती हैं, वो वायरल हो जाती हैं, फिर उन पर तनकीद भी होती है। क्रिकेटर हसन अली की बात करेंगे, उनकी पतंग उड़ाने की वीडियो जनाब वायरल हो गई है और इस पर शहरियों ने तनकीद की सोशल मीडिया पर। हसन अली का वायरल वीडियो पर वजाहती बयान भी सामने आ गया। कहते हैं वीडियो पुरानी है, पतंग नहीं उड़ा रहा था, पतंग पकड़ रहा था। जी जनाब, ये पतंग उतारना एक बड़ा आर्ट होता है और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जी अगर किसी को लगता है कि मैंने कोई खिलाफ वर्जी की तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं हसन भाई, होता रहता है, लेकिन कोशिश करें कि जनाब आप इस हवाले से ज़रा जो है एहतियात करें। क्या कहा वैसे हसन अली ने माफ़ी के हवाले से, आपको सुनाते हैं। यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुई है अबाउट मी कि मैं पतंगबाजी कर रहा हूँ। ये वीडियो पुरानी है और मैं कोई पतंगबाजी नहीं था कर रहा। मैं अपने गांव में गया हुआ था, वहाँ पे एक कटी हुई पतंग आ रही थी जिसको मैं पकड़ के और उतारा था और डिस्पोज कर रहा था। फिर भी अगर ऐसा आपको लगता है कि मैंने कोई वायोलेशन किया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और मेरा हरगिज़ कोई पतंगबाजी उड़ाने का मूड नहीं है और मैं क्रिकेटर हूँ, कोई पतंग उड़ाने वाला लड़का नहीं हूँ। और बिल्कुल ये खूनी खेल है और हमें इस सब को मिलकर ख़त्म करना चाहिए। चले बता दिया कि वो क्रिकेटर हैं, पतंग नहीं उड़ाते हैं। हाँ, क्रिकेट वाला लड़का है, पतंग वाला लड़का नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू बाखबर सवेरा। सुबह के 10 बज चुके हैं और शफात, वो बातें, वो छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते थे, आज हमें अंदाज़ा हो रहा है कि उनकी कितनी अहमियत है। यकीनन आपको बार्बर शॉप याद आ रही होगी, अपना बार्बर याद आ रहा होगा। बिल्कुल जी, आपको अपनी मेड याद आ रही होगी। अब से चंद दिन पहले तक जब चेहरे पे दाढ़ी सजाई हुई थी तो वो उसको मेंटेन करने के लिए बार बार मतलब हम जितने जान पहचान के इलाके में बार्बर थे उनको फ़ोन कर रहे थे, वो सब माजरत कर रहे थे। फाइनली सो इम्पोर्टेंट क्या है, एक महीने ऐसे गुजारा नहीं हो सकता। हाँ हो तो सकता है, लेकिन बंदा जो है वो थोड़ा सा स्क्रीन पे आते हुए ऐसा लगता है कि जैसे ही आप पिट के आए या किसी से पिटने जा रहा है। अब मेरी जो आईब्रोज है मैं नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन मैं दूर बैठी हूँ तो आप मुझे करीब से देख नहीं सकते, इतनी बुरी शेप की हो गई है। और दूसरे हम ये देख रहे हैं जनाब के मर्द हजरात की एक नया टैलेंट सामने आया है, वो ये है कि वो बहुत अच्छे कुक भी हैं। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मैंने जितनी खानों की मज़ेदार रेसिपीज और पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड करते हुए देखे, वो सारे मर्द हज़रात कह रहे हैं क्या करें घर में। मर्द होने का सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है, मर्द होने का सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है कि आप जो भी काम करें वो एक आर्ट होता है। कोई भी काम करें आप। लेकिन आपने डिश नहीं बताई बेटा। मैंने घर में बहुत कुछ बनाया, मैं यहाँ ऑन एयर बता के जो है ना लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, वरना वो बेचारे अपने घर के बर्तन तोड़ देंगे। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं जी। जनाब, टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा की और आखिरी स्टोरी तो देख के मैं थोड़ा सा डर गई थी। थैंक गॉड में कराची। मेरे ख्याल में पहले हम ज़रा ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी जो हुए हैं NCOC की जानिब से उनको शामिल कर लें। पाकिस्तान में कोरोना के बायस अमवात की तादाद अब 176 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के 6,272 एक्टिव पेशेंट्स मौजूद हैं और मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 425 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 8,418 है। कोरोना वायरस से मुतासरा 1970 अफराद अब तक सेहतियाब हो चुके हैं और कोरोना वायरस के बायस मुल्क में 24 घंटे के दौरान 17 अमवात देखने में आई हैं। कल गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 4,873 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पे 1,04,302 टेस्ट किए जा चुके हैं।
तो जनाब मुल्क भर में 24 घंटे में 425 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तादाद 8,418 पहुंच गई है और 24 घंटे में 17 अफराद जाँ बहक हुए हैं। तो ये अब वो नंबर्स सामने आ रहे हैं। दीगर खबरें भी शामिल करते हैं और बात करेंगे कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने आमदन से जायद असासाजात केस में नून लीग के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को दोबारा तलबी का नोटिस जारी किया है। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की जानिब से जमा करवाए गए जवाब को मद्देनजर रखते हुए तमाम हिफाजती इकदाम के साथ उन्हें बुध 22 अप्रैल को दिन 12 बजे पेश होने का नोटिस दिया है। इरसाल करदा नोटिस में नैब ने शहबाज शरीफ को यकीन दहानी कराई है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र मुकम्मल हिफाजती इकदाम जो हैं वो इख्तियार किए जाएंगे और आमदन से ज़्यादा असासाजात केस की इंक्वायरी अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और शहबाज शरीफ से सवालात के जवाबात इंतहाई ज़रूरी हैं। ये नैब का मौक़िफ़ है। नैब ने शहबाज शरीफ को 17 अप्रैल को तलब किया था, जिस पर शहबाज शरीफ ने तहरीरी जवाब दिया कि वो कैंसर के सर्वाइवर हैं और कोरोना के बायस वो एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं और नकलो हरकत को उन्होंने बड़ा अपने महदूद करके रखा हुआ है। नैब ने उनके जवाब को गैर तसल्ली बख्श और मुबहम करार दिया और उस हवाले से अब उनको बाकायदा तौर पर तलब कर लिया गया है। हमारे साथ इस हवाले से बराह रास्त मौजूद हैं साबिर शाकिर साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। साबिर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। साबिर साहब पहले तो ये बताइएगा कि जो ये केस है आमदन से ज़ायद असासाजात का, इसमें नैब इस वक्त कहाँ खड़ी है? अच्छा शफात, सबसे पहले तो वो जो बार्बर की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा हमारा तो फिर 1 महीना 1.5 महीना गुजर जाता है, खवातीन का नहीं गुजरता। नहीं तो एक दिन नहीं गुजरता। खवातीन तो बाल अपने लंबे रख सकती हैं ना, आप लोग क्या करेंगे? नहीं देखिए, खवातीन के मसाइल सिर्फ बालों तक महदूद नहीं है ना। अच्छा चले ये अच्छी बात है, लेकिन चले मतलब आपने ये मुनासिब क्यों समझा सब खवातीन को टारगेट करना? मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। ये सेल्फ आइसोलेशन क्वारंटीन का असर है, क्या है ये? इसकी वजह ये है कि शफात अंडर प्रेशर खेल रहे थे और चले लगता है आपको बात दिल पे लगी। मैं आप नहीं मैं देख रहा था असल में शफात को आपने अंडर प्रेशर किया हुआ था और वो जवाब नहीं दे पा रहे। अच्छा चले, हालांकि जो मेल्स हैं वो तो महीना 1.5 महीना 2 महीने आराम से उनका गुजारा हो जाता है। असल मसला है खवातीन का। आप अपनी तरफ आ नहीं रही। सफाई को लेके बड़ी कॉन्शियस होती हैं और उनको तरीकेकार भी बड़े आते हैं, तो हुनरमंद भी बहुत होती है वो। तो आप इस हवाले से अच्छा साबिर साहब, मेरे ख्याल में आप शहबाज शरीफ साहब पे आ जाते हैं। मेरे ख्याल में हजामों को छोड़ते हैं और शहबाज शरीफ साहब की तरफ आते हैं। ये क्या रिलेशन बन रहा है बार्बर का और नैब का? आप कोई वीडियो वायरल करें फिर आप अपनी, क्या आपको सारे काम आते हैं? अच्छा सर, अब शहबाज शरीफ साहब की तरफ आते हैं। सर बताइएगा कि नैब इस वक्त कहाँ खड़ी है और क्या लगता है नैब को कि उनके पास जो केस है आमदन से ज़्यादा असासाजात के हवाले से वो कितना मजबूत है? देखें, ये नैब के अगर हम देखें मामलात को, तो नैब माजी में तो आपको पता है एक तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक चलती रही है। कभी वो विलिंग डीलिंग जो सारा सिस्टम है वो चलता रहता है। अब पहले तो शहबाज शरीफ साहब को जाने दिया और उस वक्त उसके बाद उनको वापस लाने के लिए भी नैब ने कोई एफर्ट नहीं की और अब जब वो वापस आ गए हैं और वापस आए हैं तो नैब भी एक्टिव हो गई है। ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने नहीं देखा कि नैब ने शहबाज शरीफ साहब को या नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए अदालत में कोई बहुत ज़्यादा तगदो की हो। इसलिए ये देखते हैं इसके पीछे पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं, लेकिन फिल वक्त ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को किसी भी सूरत में वो स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। जो पसे पर्दा मुहर्रिकात है उनके हवाले से तो जाहिर है बहुत सारी थियरीज हैं, लेकिन जो इस वक्त केस है ये 549 अरब रुपए का वॉल्यूम है जो नैब ने अभी तक कहा है कि जनाब इनके जो असासाजात हैं वो 1998 से 2018 तक 20 साल में वो इतना इजाफा हुआ है। 549 अरब का फिगर दिया। आपको लगता है ये फिगर ठीक है या नैब अभी इस हवाले से उसको मजीद तहकीकात की ज़रूरत है? अच्छा, उसमें नैब के फिगर्स का अगर हम अब तक जायज़ा लें तो नैब ये करता है कि 1998 में अगर आपको किसी बंदे के बारे में पता चला है कि ये 10 करोड़ रुपए की एम्बेजलमेंट इसने की और 10 करोड़ रुपया फिर इन्वेस्ट हो गया किसी फैक्ट्री में, फिर उस फैक्ट्री से मुनाफा हुआ, फिर मुनाफा होते होते 10 फैक्ट्रियां बन गईं और वो वॉल्यूम बन गया 500 अरब का, तो बाज़ औक़ात नैब ये काम भी करती है कि बेसिक
प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन उस प्रिंसिपल अमाउंट के नतीजे में जो कुछ 20 सालों में 25 सालों में जमा होता है वो सारा वॉल्यूम एक साथ करके वो कहती हैं कि जनाब ये है एम्बेजलमेंट टोटल 500 अरब की। तो माजी में हमने देखा मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ लोगों के बारे में, तो रेफरेंस जब ट्रायल इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो यही बताया जाता है, लेकिन जैसे ही मामला जाता है रेफरेंस की तरफ तो फिर पता चलता है कि वो चंद करोड़ रुपए का रेफरेंस फाइल किया जाता है। अच्छा, तो इस साबिर ये बताएं, क्योंकि वजूहात तो शहबाज शरीफ ने पहले भी बताई और अब वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं बिकॉज ऑफ कैंसर और उनका आना मुनासिब नहीं होगा, वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं, तो वो ये कह रहे हैं। लेकिन अगर वो आ जाते हैं, पेशी उनकी होती है, तो क्या गिरफ्तारी का इम्कान है? क्योंकि खबरें तो पहले ही आ जाती हैं अक्सर। देखिए, गिरफ्तारी के चांसेस तो बिल्कुल मौजूद हैं और उसकी वजह कि उनका जो आर्गूमेंट है कॉल अप नोटिस के जवाब में वो बहुत ही माठा है, आपस की बात है। ये कहना कि इस वक्त मैं क्वारंटीन में हूँ या मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, मेरी उम्र 70 साल है, तो लंदन में तो हमें ऐसी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई कि उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन किया हुआ था, आइसोलेशन में रखा हुआ था या कैंसर का कोई ट्रीटमेंट चल रहा था या 70 साल की कोई उम्र की दीगर वजूहात की बिना पे वो उसको फॉलो कर रहे थे, वो तकाजे पूरे कर रहे थे। यूके में तो हमें बहुत दौड़ धूप करते हुए नज़र आए, खुफिया मुलाकातें करते हुए नज़र आए। यहाँ पे जो उन्होंने जवाब दिया है इसका मतलब ये है कि वो भी थोड़े से खौफजदा हैं कि उनके पास कुछ चीज़ें नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारा जो इस वक्त कॉल अप नोटिस का जवाब दिया है उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है क्योंकि कोरोना की वजह से दफातर बंद है और तमाम रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास नहीं है, और साथ ही उन्होंने अपना कैंसर का जिक्र कर दिया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आ गए। तो ये चीज़ें अब ये दूसरे एंड पे है कि शहबाज शरीफ साहब भी फेस करना नहीं चाहते नैब को। अच्छा साबिर साहब, जो अभी तक नैब के हवाले से जो खबरें आई हैं वो ये कि तकरीबन नैब 6 रेफरेंसेस दायर करने जा रही है शहबाज शरीफ के आमदन से ज़्यादा असातिज़ात के केस के हवाले से। ये 6 रेफरेंसेस किस हवाले से हैं? ये एक रेफरेंस क्यों नहीं है? ये मुख्तलिफ होंगे ना जी, इसमें जाहिर है जितने ज़्यादा रेफरेंस होंगे उतने ज़्यादा ट्रायल होंगे, और एक रेफरेंस फाइल होगा तो एक ट्रायल होगा, तो इसलिए वो अपना रखते हैं बैकअप के तौर पे कुछ। मतलब बैकअप के तौर पे, सही आपने कहा जी। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते और आगे बढ़ के ज़रा बात करते हैं उस मामले की जो कि तकरीबन हम देख रहे हैं 3 दिन से कराची में ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की के जो सर्कल्स हैं उनमें बड़ी तशवीश पाई जाती है, बड़ी परेशानी पाई जाती है। तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से एक नाराज़ रुकन है, उनको मनाने की कोशिशें जारी हैं। जी हाँ, और वज़ीर आज़म ने गवर्नर से इमरान इस्माइल को कराची के पार्टी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून को मनाने का टास्क दे दिया है। साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि नजीब हारून पार्टी के बानी अरकान में से हैं। उन्होंने ये हिदायत दी है कि नजीब हारून के गिले शिकवे दूर किए जाएँ। रहनुमा PTI नजीब हारून ने कौमी असम्बली की निश्चित से इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर से इमरान इस्माइल कहते हैं कि नजीब हारून पार्टी का असासा है और हर सूरत में नजीब हारून को मनाया जाएगा। सीनियर रहनुमाओं ने इस हवाले से उनसे रब्ता भी किया है और वज़ीर आज़म का पैगाम भी पहुंचा दिया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मारिया मेमन मौजूद। प्रोग्राम सवाल ये है कि एंकर पर्सन सीनियर तजियाकार, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मारिया, ये बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि नजीब हारून के मुस्ताफ़ी होने के बाद पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब हो जाएगी? मोस्ट प्रॉब्ली बनाने में कामयाब हो जाएंगे। खान साहब के वो देरीना साथी हैं, खान साहब के वो बड़े करीब भी रह चुके हैं। देखिए, जो कराची में PTI है उसकी सियासत, उसके डायनामिक्स, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू जो तहरीक इंसाफ के दूसरे सूबों में प्रेजेंस है उसके मुकाबले में। PTI में कराची में, सिंध में जितने लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, बड़ी सैड बात है तहरीक इंसाफ के लिए खुद के वहाँ पर उनके अपने ही मेम्बरान एक दूसरे की बहुत ज़्यादा टांगे खींचते दिखाई देते हैं। एक दूसरे के खिलाफ ही वो खबरें फीड करा रहे होते हैं। तो वहाँ पर एका नहीं है कराची के अंदर जितने भी इनके PTI के जो इलेक्टेड मेंबरान हैं, इसके अलावा जो दीगर लोग भी हैं। तो वहाँ पर हमें शायद तवज्जो की कमी है या चूंकि ये एक नया लॉट है, नेचुरली इनको वक्त लगेगा जेल होने में। बाकी जगह पर भी हर जमात के अंदर मुख्तलिफ होता है पॉइंट ऑफ व्यू और छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन PTI कराची और सिंध में हमें देखें खास तौर पर बड़ी एक कोहिसिवनेस की कमी है।
तो वहाँ पर खान साहब को जो बातें बताई जाती होंगी वो आगे किस तरह उसको ट्रांसलेट इंटरप्रेट की जाती होंगी, किस टोन में बताई जाती होगी, तो ये प्रॉब्लमैटिक एरिया है तहरीक इंसाफ के लिए। खान तवज्जो चाहता है, प्रॉब्लमैटिक एरिया है। तो मारिया, अब नजीब हारून पार्टी के बानी अरकान में से हैं, उनका ये कहकर मुस्ताफी होना कि 20 माह से कराची और अपने हल्के के लिए कुछ नहीं कर सका, आपको नहीं लगता कि पार्टी की अपनी साख के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? एक बात है, नजीब हारून साहब ने इस्तीफा देने के बाद एक बड़ा केयरफुल किस्म का रवैया अपनाया है। वो बिल्कुल एक रेकलेसली टेलीविजन शोज पर जाकर वहाँ पर अपने दिल का जो दर्द है या जो गम है वो हल्का नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि इतने आगे ना चली जाए बात कि वो बिल्कुल वापसी के रास्ते बंद हो जाएं। यस, उनको अटेंशन डेफिनेटली चाहिए थी खान साहब की, वो मिल चुकी है। खान साहब ने उनसे रब्ता करने का भी बोला है पार्टी के लोगों को, तो ये मामला सॉल्व हो जाएंगे, हल तलब हो जाएंगे। लेकिन इससे धचका ये और बात है कि अगर ऑपोजिशन इससे फायदा उठाना चाहे या नजीब हारून साहब जरा ज्यादा स्ट्रांगली अपने इस नैरेटिव को हैमर करें तो नुकसान होगा। लेकिन इस वक्त कोरोना के बीच में मुझे नहीं लगता कि इस वक्त किसी इस किस्म की सियासी जो किसी भी डेवलपमेंट की कोई जगह है। सब बहुत फोकस्ड हैं, उनकी तवज्जो बड़ी मरकूज है इस वक्त कोरोना से, इस वायरस से लड़ने में। तो छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन जरूर हो सकती है, वैसे किसी बहुत बड़ी तमाम यही सोच रहे हैं और ऐसे में इख्तलाफात भी हो सकते हैं, क्योंकि सबकी कोशिश ये है कि वो अपने हल्के के लोगों की मदद कर सकें और ज़ाहिर आवाम ने उन्हें मुंतखब किया है, तो वो इस हवाले से परेशान भी हैं। तो ये मामला देखने में आ रहे हैं। बिल्कुल जी। नजीब हारून के हवाले से जब इब्तदाई तौर पे जब 2018 के इलेक्शंस हुए थे और जब नजीब हारून यहाँ से जीते थे तो बड़ी खबरें गर्म थी कि शायद उनको बहुत आला ओहदों पर भी उनको लगाया जाए। लेकिन वो जो, जैसे मारिया ने इशारा भी दिया कि वो जो एक दूसरे के खिलाफ खबरें फीड कराने वाली जो सिचुएशन है उसकी वजह से धड़ेबंदी बहुत ज़्यादा सामने आई है और नजीब हारून का इस्तीफ़ा उसकी एक मिसाल है। आगे बढ़ते हैं जी और ज़रा सिंध की सूरत हाल की बात करते हैं कि सिंध में हम देख रहे हैं कि चूँकि लॉकडाउन बाकी सूबों की निस्बत ज़रा ज़्यादा सख्ती से नाफिजुल अमल है निस्बतन, बराए नाम ही सही, लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत सख्ती है यहाँ पे। तो उसकी वजह से मेहनत कशों को मजदूरी ही नहीं मिल रही और राशन, जिसके हवाले से जो कहा गया था कि जी राशन को घर घर पहुंचाया जाएगा, राशन भी अब नहीं मिल रहा। और कोरोना और लॉकडाउन के बायस घरों में फाके हो रहे हैं। बदीन की बात करें तो बदीन में मेहनत कश हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। ठट्टा में लोग सड़कों पर आ गए हैं। जैकबाबाद में भी मुजाहरा हुआ। सांगड़ में पुराना यानी एक्सपायर्ड राशन तकसीम करने पर मुस्तहकीन ने इंतज़ामिया को काफ़ी खरी खरी सुनाई। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि एक तो लोगों में राशन सही से नहीं पहुंच रहा और जो पहुंच भी रहा है उसमें से बेशतर चीज़ें एक्सपायर्ड हैं और यकीनन ये लोगों की ज़िंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। और न सिर्फ ये कि कोई 2-3 महीने की एक्सपायर्ड है, 2008 से ये राशन एक्सपायर्ड मौजूद है। पता नहीं किसी सैलाब जदगान के लिए आया होगा, पानी पड़ गया, उसमें क्या हुआ, लेकिन वो ख़राब राशन, वो गला सड़ा राशन जिसके थैलों में से बदबू आ रही है, वो पहुंचाया गया है जी कुछ इलाकों में और एक इंतहाई अफसोस का मकाम। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं वज़ीर आज़म के एहसास एमरजेंसी कैश रिलीफ प्रोग्राम की। इसके हवाले से खबर यह आई है कि सानिया निश्तर कहती हैं कि अब इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का वक्त ख़त्म हो गया है। डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं कि प्रोग्राम से गुज़िश्ता 9 दिनों में 53 अरब 33 करोड़ 60 लाख रुपए तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन के दौरान मुस्तहक अफराद को 12,000 रुपए फ़ी ख़ानदान देने का ऐलान किया था। मुस्तहकीन में 144 अरब रुपए की रकम तकसीम की जाएगी। ये अब चूँकि 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों के हवाले से बात की गई, तो ये फिगर जो 144 अरब का था, ये 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों का है, जो पहला मरहला है इसका, जिसमें गालिबन 4 मिलियन यानी 40 लाख के करीब या 45 लाख के करीब ख़ानदानों में जो डोनेशन जो फ़ंड तकसीम किया गया है वो उसकी मालियत अभी तक 53 अरब रुपए सामने आई है। बिल्कुल, और जहाँ पर हम आपको बहुत सारी चीज़ वाले से आगाह कर रहे हैं, वहाँ पर मसाइल भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं और उसमें हम ये देख रहे हैं कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं उनके लिए ब्लड की सप्लाई में खलल पड़ा है, उससे उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में उनकी मदद के लिए कुछ सियासी जमातें भी मुतहरिक हुई हैं, जहाँ पर फलाही इदारे भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। कराची में MQM के ज़ेर एहतमाम खून के एहतियात जमा करवाने के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए और इस मौके पर MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि राशन के मामले में सियासत हुई तो कौमी अलमिया जन्म लेगा और इस हवाले से सियासी मफादात की गुंजाइश नहीं है। इस हवाले से हमारी साथी एंकर मदीहा नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस हवाले से हमें एक खुसूसी तौर पे आगाह कर रही हैं।
जनाब एक अहम खबर शामिल करते चले इस हवाले से। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में होशरुबा कमी देखने में आई है। अमरीकी खाम तेल WTI क्रूड की फी बैरल कीमत $15 से भी कम हो गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत 21 साल की कम तरीन सतह पर है। अमरीकी खाम तेल की कीमत $14.47 फी बैरल पर ट्रेड होते देखी गई है और ब्रेंट खाम तेल जो कि पाकिस्तान में कंज्यूम होता है उसमें 4.2% का इजाफा अलबत्ता देखने में आया है और अब ब्रेंट खाम तेल की कीमत $26.91 फी बैरल देखी जा रही है। आलमी सतह पर तलब में नुमाया कमी के बायस खाम तेल की कीमतों में कमी देखने में आई है। बिल्कुल ये सूरत हाल आप देख रहे हैं और 21 साल की ये कम तरीन सतह पर आ गया है। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ खबरें हैं और स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सवेरा में खुशामदेद और इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह करें। मीरान शाह से 10 किलोमीटर दूर दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। ISPR की जानिब से बताया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम में वासिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही शहीद, 3 जख्मी हो गए। शहीद हवलदार अकबर हुसैन खान की उम्र 43 साल थी। शहीद हवलदार का ताल्लुक जिला बाग के इलाके धीरकोट से था। शहीद ने पसमानदगान में बेवा, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया है चेक पोस्ट पर मीरान शाह से 10 किलोमीटर दूर और सिक्योरिटी फोर्सेस के इस जो हमले में इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया गया जबकि फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 1 सिपाही शहीद, 3 जख्मी हो गए। शहीद हवलदार अकबर हुसैन खान की उम्र 43 साल। एक बार फिर बताते चलें कि मीरान शाह से 10 किलोमीटर दूर दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पे हमला सामने आया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही शहीद और 3 जख्मी हो चुके हैं। शहीद हवलदार अकबर हुसैन खान की उम्र 43 साल थी। और जनाब अब बात करेंगे क्योंकि रमज़ान बस 2 से 3 दिन की दूरी पर है और हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक में बाजमात नमाज और तरावी की मशरूत भी इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की सरबराही में इजलास हुआ जिसमें एहतियाती तदबीर से मुतालिक 20 निकात थे जिन पर इत्तेफाक हो गया है और तमाम SOPs और प्रोटोकॉल्स तैयार हो गए हैं, उन पर अमल दरामद अब होना बाकी है। नमाजी घर से वज़ू करके आए और इफ्तार और सहरी के जो इज्तिमाई इंतज़ामात हैं इंतज़ाम है वो नहीं किया जाएगा। 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और बच्चे मस्जिद में ना आएँ। जिन्हें खांसी, ज़ुकाम या बीमारी है वो मस्जिद में ना आएँ। मस्जिद के अहाते में ही नमाज अदा की जाएगी। सड़क और गलियों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसी तरह एतकाफ़ के जो महाफिल हैं उनके हवाले से सजेस्ट किया गया है कि वो घर पे अदा की जाएं जो एतकाफ़ जो लोग करना चाहते हैं। और नमाजियों के लिए मास्क पहनना ज़रूरी होगा। हाथ मिलाना, किसी से गले मिलना इसकी इजाज़त नहीं होगी। साथ ही साथ नमाजियों को सफ़बंदी के दौरान एक नमाजी और दूसरे नमाजी के बाद 6 फुट का फासला रखने का भी कहा गया है। ये तमाम तजावीज़ हैं जी जो दी गई हैं। अमल दरामद बहरहाल एक सवालिया निशान है, उस पर कैसे होगा। अमल दरामद के हवाले से हमने देखा कि सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा है और उन्होंने मीटिंग भी, लेकिन ज़ाहिर है मेरे ख्याल में अब ये मुमकिन नहीं है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दें, आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खोल दें लेकिन उसके बाद आप मसाजिद पे पाबंदी रखें तो ये मुमकिन नहीं है। आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा वो सुनवाते हैं आप। मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालियत दरियां नहीं बिछाई जाएंगी, साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज से पेशतर और बाद में मजमा लगाने से गुरेज किया जाए। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, नाबालिग बच्चे और खांसी, नज़ला, जुकाम वगैरह के मरीज मसाजिद में और इमाम बारगाहों में नहीं आए। मस्जिद के अहाते के अंदर नमाज तरावी का एहतमाम किया जाए। पानी में क्लोरीन का महलूल बनाकर उस पानी से धोया जाए मस्जिद के फर्श को। सबबंदी का एहतमाम इस अंदाज से किया जाए कि नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला हो। वजू घर से करके मस्जिद तशरीफ लाएं। मास्क पहनकर मस्जिद में और इमाम बारगाह में तशरीफ लाएं। बेहतर यह है कि घर पर एहतिकाफ करें।
और जनाब, अगर हुकूमत की जानिब से जो ये हिदायत दी गई हैं इस पर अमल नहीं किया गया, वायरस फैला मजीद, तो इस सूरत में हुकूमत पॉलिसी पर नज़रसानी कर सकती है, जबकि मुतासरा इलाकों में पॉलिसी बदली भी जा सकती है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर कहते हैं कि उलमा ने मसाजिद को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। कराम और इम्मा ने ज़िम्मेदारी है कि अमल दरामद करवाएंगे अपने मसाजिद की जो कमेटी है इंतज़ामिया, उसके ज़रिए से ये समझा जाए कि अब तो बहुत ख़तरनाक हद तक ये बीमारी और ये वबा फैलती जा रही है। अगर पूरी मुल्की सतह पर या एक सूबे के लेवल पर है तो वहाँ के लिए इन SOPs पर नज़रसानी हुकूमत करेगी। पहली दफ़ा होगा मेरी उम्र की रमज़ान में कि मैं इंशाल्लाह अपने घर पे अपने बच्चों के साथ बाजमात सोशल डिस्टेंस मद्देनज़र रखते हुए तरावी पढ़ूंगा घर पे। उलमा ने हुकूमत पे एतमाद का इजहार किया है। मुफ्ती नईम साहब कहते हैं कि जी पहली हुकूमत है जिसने उलमा को तरजीह दी है। कारी हनीफ जालंधरी साहब कहते हैं कि ये एलामिया एक अहम संग मील है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ये पहली हुकूमत है PTI की, इमरान खान साहब की, जिसने उलमा को बाकायदा तरजीह दी और उलमा की बात को लिया और लेने के बाद ख़ुद सदर मुमलिकत ने उलमा से मुशावरत की। और इसी तमाम जो सूरत हाल पर के अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाएगा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती ज़ुबैर साहब, उनसे बात करते हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि रमज़ान में मसाजिद में बहुत ज़्यादा रश होता है, ऐसे में फ़ासला रखना, यानी जो 6 फीट का जो फासला कहा गया है वो रखना, और दीगर शराइत पर किस तरीके से अमल दरामद हो सकेगा? इस सिलसिले में ये बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि मसाजिद के अंदर जगह बहुत ज़्यादा हुआ करती है। तकरीबन 99% जो मसाजिद होती हैं उसकी सूरत हाल आम दिनों के अंदर आप और हम सब ये देखते रहते हैं कि मस्जिद बहुत बड़ी होती है, जबकि नमाजियों की तादाद सिर्फ 1 सफ़ या 1.5 सफ़ या 2 सफ़ों के अंदर हुआ करती है। तो अब जब फासला रखा जाएगा तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये काम होगा कि मस्जिद भर जाएगी। फासला रखने की वजह से, तदाबीर की वजह से वो सफ़ 1 के बजाय 4 के अंदर तब्दील हो जाएंगी, 5 सफ़ें हो जाएंगी। फासला ज़्यादा होने की वजह से मस्जिद भर जाएगी। तो डजेंट मैटर, इसमें शरान किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। अगर मस्जिद भर जाए नमाजियों से तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। साथ ही साथ ये बात भी जहन में रखें कि जब इस SOP के मुताबिक और 40-50% लोग तो वैसे ही एहतियाती तदाबीर की बुनियाद पर नहीं आ पा रहे, तो इस वजह से भी नमाजियों की तादाद में कमी आ जाएगी। लिहाजा मस्जिद के अंदर ऐसे सारे नमाजी समोए जा सकेंगे और उनकी वुसात काबिल कंट्रोल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब बता रहे थे कि नमाजियों की गुंजाइश के हिसाब से बड़ा अच्छा है। मेरे ख्याल में अगर हर मस्जिद के बाहर लगा दिया जाए कि इस मस्जिद में 100 अफराद आ सकते हैं, इसमें 200 अफराद आ सकते हैं, तो नमाजियों को भी बड़ी सहूलत हो जाएगी। वो आपस में भी शेयरिंग कर लेंगे, मार्किंग भी की जा सकती है, मार्किंग की जा सकती है, बिल्कुल। और उस हवाले से ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है। अब अमल दरामद का मसला है तो उसके हवाले से सऊदी अरब की जो शूरा काउंसिल है उसने नमाजियों को घरों में नमाज पढ़ने की अपील की है, और शूरा काउंसिल ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए रमज़ान मुबारक में घरों में नमाज अदा की जाए और इज्तिमात से गुरेज किया जाए। इज्तिमात से वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। लोगों की जान बचाना अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा अमल है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना फैलाव रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, तो ये इक़दाम इंतहाई ज़रूरी हैं। ये मैसेज आया है। तो जनाब एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा गाड़ियों की कीमतों के हवाले से बात करेंगे कि कोरोना लॉकडाउन में उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। छोटा सा ब्रेक। जनाब, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में कोरोना की वबा की वजह से माशी बहरान है, एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मुख्तलिफ मॉडल की गाड़ियों में 1,20,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का इजाफे का ऐलान कर दिया है। जबकि ज़राए ये बताते हैं कि मुल्क में काम करने वाली दीगर 2 बड़ी कार साज कंपनीज भी कीमतें बढ़ाने की तैयारियां कर रही हैं। हालांकि वबा के बायस हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी माशी और कारोबारी सरगर्मियां तकरीबन बंद है। गाड़ियां बनाने वाले कारखानों समेत सनतों को ताला पड़ा हुआ है,
लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों की कीमतों में हैरान कुन इजाफा हो रहा है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माशरियाकार मुजम्मिल असलम साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब में वक्त देने के लिए। सर पहले ये बताइएगा, ये क्या वाकई गाड़ियों की कॉस्ट बढ़ गई है या ये एक ट्रैप रखा गया है कि जिस कोई पोटेंशियल बायर अगर है, उसने इरादा किया हुआ गाड़ी खरीदने का, तो उसको फौरन अट्रैक्ट किया जाए कि वो जल्दी आके गाड़ी खरीद ले? हमने शायद मेरी आवाज़ मुजम्मिल साहब तक नहीं जा रही। मुजम्मिल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हमारा उनसे राब्ता मुजम्मिल असलम से मुनक़ता हो गया है, लेकिन ये एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये कोई ऐसी वजह हो सकती है कि जिसमें जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये एक ट्रैप रखा गया हो, एक लाइन रखी गई हो कि आप गाड़ियों की कीमतें बढ़ा देंगे। जिसने इरादा किया होगा कि यार मैंने लेट से 20 लाख रुपए रखे हैं गाड़ी खरीदने के लिए, अब गाड़ी की कीमत अगर 21 लाख रुपए हो जाएगी तो वो डेफिनेटली उसके बजट से बाहर हो जाएगी और उसको गाड़ी फ़ौरन ख़रीदनी पड़ेगी। एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं मुजम्मिल असलम साहब से रब्ता करने के लिए हम कोशिश करें, लेकिन साथ ही आपने देखा कि इस वक्त अब से कुछ देर पहले हमने ब्रेकिंग भी दी थी कि ओवरऑल पूरी दुनिया में इस वक्त जो ऑयल इंडस्ट्री है और जो मार्केट है उसमें तेल की कीमतों में बेपनाह दबाव सामने आया था, लेकिन अब ये दबाव कल से नई कीमतों का इतलाक होगा जो तकरीबन WTI क्रूड की कीमतें तकरीबन $23.70 के आसपास होंगी और जो ब्रेंट है वो तकरीबन अपनी कीमत पे 26 से 27 के बीच में ही ट्रेड करेगा। सो ये जो कितना बड़ा गैप आ रहा था वो बहरहाल कवर हो जाएगा। एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं जी मुजम्मिल असलम साहब से राब्ता करने की। उनसे होगा तो ज़ाहिर है इस पर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आपको ये बताएं कि कुछ माहिरीन हैं इसकी वजह वो ये कहें कि हुकूमती टैक्सों और गैर मुल्की करेंसी के जो रेट में उतार चढ़ाव है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि बाज़ माहिरीन का ये भी कहना है कि ऐसी सूरत हाल में कीमतों का इजाफा एक कारोबारी ट्रैप, एक कारोबारी चाल हो सकती है जिसका मकसद मुमकिन खरीदारों को गाड़ियों खरीदने का लालच देना है। तो जहां पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त माशी बहरान का सामना है, तो वहां पर जो कंपनीज हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ेकार भी सामने ला रही हैं ताकि वो अपने इस जो उनको फाइनेंशियल डेंट पड़ रहा है उसे कूप अप कर सकें। अच्छा, इसी हवाले से हम एक फिर कोशिश करते हैं मुजम्मिल असलम को शामिल गुफ्तगू करने के लिए। मेरे ख्याल में शायद हमारा राब्ता हो गया है मुजम्मिल से। मुजम्मिल, आपने शायद हमारा सवाल सुन लिया होगा। इम्कान ये है कि ये जो टेक्निक है, ये जो कीमतें बढ़ाने की, ये एक ट्रैप है पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। एग्री करेंगे आप? देखिए, हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना पाकिस्तान की, वो एंड कंज्यूमर को डायरेक्ट नहीं बेचती। एंड कंज्यूमर को क्योंकि जब कोई फैसला कर लेता है उसने गाड़ी लेनी है तो फिर वो 6 महीने 8 महीने 3 महीने होल्ड नहीं करता। तो पहली इनकी स्ट्रेटजी ये है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये होता है पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, वो इन्वेस्टर्स को जो है गाड़ियां बुक करवाते हैं और उनको कहते हैं कि आप सिर्फ 5 लाख दे दें 20 लाख की जगह, और फिर गाड़ी की डिलीवरी से कुछ चंद दिन पहले 15-20 दिन पहले आप पूरी पेमेंट कर दें। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो जो है 10-10, 20-20, 25-25 गाड़ियाँ 5-5 गाड़ियाँ बुक करा लेते हैं। अच्छा, अब जैसे फ़र्ज़ करें मैंने गाड़ी लेनी है, तो जब मैं जाऊँगा तो मुझे जो है डीलर कहेंगे कि जी आपको 4 महीने बाद मिलेगी, तो मैं कहूँगा हाय मुझे तो अभी चाहिए फ़ौरन। तो फिर वो उसके लिए वो कहेंगे अच्छा 1.5 लाख रुपए ओन चल रहा है, 1.25 लाख रुपए ओन चल रहा है, 50 लाख। इस पे ये नहीं होना चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो कीमतें गिरा दें ताकि लोग जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो ज़्यादा बाइंग कर लें? देखिए, इंडस्ट्री ने, हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एक इनकी हमेशा से स्ट्रेटजी रही है, अगर इनकी सेल 50% भी गिर जाती है ना तो ये कीमत नहीं गिराते। पिछले दिनों ऐसा हुआ जब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इन्होंने बहुत एहसान करके जो है कार की रजिस्ट्रेशन तक फ्री तक की बात की थी। ठीक है, इसके अलावा उन्हें पता है कि मोनोपलाइज मार्केट है, बाहर से इम्पोर्टेड गाड़ी बहुत महंगी आती है क्योंकि उसकी कीमत इन्होंने बहुत महंगी करवा दी है, टैक्सेस, ड्यूटी और उसके प्रोसीजर को, तो इनका कोई कम्पीट करने वाला नहीं है। और इन्हें पता है कि पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी और सिर्फ हम 2 लाख गाड़ियां बेचते हैं, तो 2 लाख तो लेने वाले किसी भी कीमत पे आ जाएंगे क्योंकि इतने तो लोगों की इनकम वगैरह हो जाती है, तो इसलिए उसको वो मोनोपलाइज रखते हैं। और ये कई सालों से सवाल हुकूमत से हो रहा है कि आपने इतनी ढील क्यों दी हुई है, लेकिन हुकूमत के पास इसका कोई जवाब नहीं। फवाद चौधरी साहब इस हवाले से बातचीत कर चुके हैं और वो भी कह रहे हैं कि जी इसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। सर, अब ये बताएं, इंपोर्टेड गाड़ियाँ बाहर हम देख रहे हैं कि बाहर तो जो यूज्ड गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों में बड़ा ज़बरदस्त ड्रॉप आया है, तो क्या पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देख रहे हैं आप?
देखिए सारी की सारी चीज़ है कि वो ड्रॉप अभी जो है लॉकडाउन और इसमें आया होगा ज़रूर, क्योंकि पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि टेम्परेरी हो, वहाँ पे 1-2 महीने नीचे आया और फिर उसके बाद वापस जो है ऊपर चले जाए। तो लाजमी बात है कि अगर पीछे सस्ती होती है तो यहाँ सस्ती मिलती है। ये ब्यूटी है मार्केट की, क्योंकि वो ओपन मार्केट है, वो कम्पीट करते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको याद होगा पिछले साल डॉलर 165 से 154 चला गया था, उसके बावजूद मकामी कंपनियों ने 3 से 4 दफ़ा कीमतें बढ़ाई और अब वो 154 से 160 चंद दिन पहले ही हुआ है, लेकिन इन्होंने फिर कीमत जो है लॉकडाउन के अंदर ही बढ़ा दी, इर्रिस्पेक्टिव कि उनकी सेल हो रही है नहीं हो रही। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि आपको इनको पता होता है कि इनकी गारंटेड सेल्स हैं और लोग इनको पैसे देंगे ही देंगे, तो दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़। और उस पर जो है ये बस लोगों से कीमत, अभी एक गाड़ी है जो लॉन्च हो रही है, अभी लॉन्च होके पहली गाड़ी की चाबी नहीं मिली, उन्होंने ड्यूरिंग लॉन्चिंग 2 दफ़ा उसकी कीमत बढ़ा दी है। दैट्स इंटरेस्टिंग। बहुत शुक्रिया जी मुजम्मिल असलम साहब, इस हवाले से हमें आराम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जी और आगे बढ़ते हैं और आपके लिए बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन खबर है जनाब। कोरोना वायरस के बायस जारी लॉकडाउन से इंसान तो परेशान है ही, अब जानवर भी बेजार हो चुके हैं। इस्लामाबाद के सयाहती मकामात वीरान हैं और लोग घरों में महदूद हैं, नजर नहीं आ रहे लोग। ताहम एतराफ के जंगलात और नेशनल पार्क से जंगली जानवर खुराक की तलाश में आबादी का रुख कर रहे हैं। इन जंगली हयात की कई वीडियो सोशल मीडिया पर हमें नजर आ रही हैं, तस्वीर भी नजर आ रही हैं। वजारत इत्तलात के अफसर दानियाल गिलानी ने 11 अप्रैल को ट्विटर पर तेंदुए की तस्वीर शेयर की और लिखा कि नेशनल पार्क में मुमकिन तौर पर 3 तेंदुओं के खानदान मौजूद हैं जो लॉकडाउन के दौरान मजे से घूम रहे हैं। जी जनाब, और तेंदुए की बड़ी मरगूब ग़िज़ा है। आपके डोमेस्टिक जो भी पेट्स होते हैं वो उनको बड़े शौक से खाते हैं, तो कभी कभार तेंदुआ आपके घर में भी आ सकता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में गिरदोनवा में हम देख रहे हैं कि तेंदुओं की वीडियोज़ आ रही हैं, कितनी ख़तरनाक बात है ये? डॉक्टर साहब आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हम कोशिश करें कि डॉक्टर साहब से हमारा रब्ता हो जाए। डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर सवाल दोहरा देता हूं कि हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तेंदुओं की और जंगली जानवरों की वीडियो सामने आ रही हैं कि वो घरों में कूद रहे हैं, घर को रिहायशी इलाके के बहुत नज़दीक आ रहे हैं। कितनी ख़तरनाक या खुशाइंद बात हो सकती है ये? सर पहली बात तो ये है कि आपके रिपोर्टर ने कहा कि इसमें बड़ी कोई हैरान कुन और परेशान कुन बात है। हकीकत और समझने वाली बात यह है कि ना तो ये हैरान कुन है और ना ही इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत है। समझने वाली बात यह है कि हमारी जो दुनिया है उसमें 2 बड़ी जो है ना हकीकतें हैं। एक हमारी जो ज़मीन है और एक हमारा जो समुंदर है। हम क्योंकि इंसान हैं, हम समझते हैं हमारा हर एक के ऊपर हमारा ज़ोर चलता है और जिसको हम कई सदियों से चलाते आ रहे हैं। ये समझना ज़रूरी है कि इस ज़मीन के ऊपर 2 हकीकतें रहती हैं, एक जानवर रहते हैं और एक हम रहते हैं। हमारा हमेशा से ये था कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हम इन पे काबू करने की हकीकत और ताकत रखते हैं। पहली दफ़ा ये हुआ है कि लोगों को ये समझ आई है कि उनकी कुर्बत की वजह से जो बीमारियां फैल सकती हैं वो हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकती हैं, हमें इनसे दूर रहने की ज़रूरत है। ये कुदरती हकीकत थी कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए था, मगर हमने किसी जानवर को अपनी जगह पे नहीं छोड़ा। हर चीज़ की हर वाइल्ड लाइफ को अपनी जंगल से निकाल के बेचा जाता है, उनको जुल्म किया जाता है उनके ऊपर, उनको घरों में रखा जाता है जिसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। सर ये जो आए हैं तेंदुए जिनकी वीडियोस हम देख रहे हैं, ये क्या मार्गला की पहाड़ियों से इसलिए नीचे उतर आए हैं कि ऊपर वहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है, या उनको खौफ नहीं रहा इंसानों का? नहीं, बिल्कुल फूड का बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ये हमेशा से इसी तरह रहे हैं, ये कई 100 सालों से इस तरह जो है ये वाइल्ड लाइफ रहा है। और हमारा नेशनल पार्क को बने हुए इस वक्त 40 साल हो गए। मकसद ही ये था कि दे शुड गेट कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। अब वो उनकी क्योंकि हमारी आमदोरफ्त की बेइंतहा ज़रूरत थी, जो लोग जाते थे पार्क में, चाहे वो ट्रेल पे जाते थे, चाहे वॉक करने जाते थे, चाहे रेस्टोरेंट्स में जाते थे, क्योंकि ये बंद हुए तो वो सिर्फ आज़ादी की वजह से हमारे घरों की तरफ आए, वो खुराक की वजह से नहीं आए। वाहिद जानवर जो शायद बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब हमें सब आगाही फराहम कर रहे थे जी। खुराक का कोई मसला नहीं है जानवरों को, वो इसलिए अब आजकल ईजी हुए हैं क्योंकि इंसान घरों में बंद हो गए हैं। तो बड़ी मुनफरिद बात है। और इन्होंने एक मुनफरिद बात ये भी की कि इंसान जो है ना, उन्होंने जाके उनकी रिसोर्सेज और उनकी जगहों को अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया, तो ये एक तरह का गुस्सा भी है उनकी जानिब से।
और यहाँ पर हम आपसे इजाज़त लेंगे, और क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है और टाइम का आजकल वैसे कुछ पता तो चलता नहीं, तो मैं क्या कह रही हूँ कुछ नहीं पता। अल्लाह हाफ़िज़।